हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आज से हम आपका भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम भारत का भूगोल तो यहाँ से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ही हमारा कोई थ्योरी का टॉपिक खत्म होता है उसके बाद हम यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को लाएंगे और आपके समझ ही प्रश्न कराएंगे। तो यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ आपको प्रश्न भी करेंगे, तो इससे आपको एक फायदा ये होगा कि आप देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो यहाँ देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि बताइए कि क्षेत्रफल के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। और भारत का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अब जैसे यहाँ पे 7वां स्थान है, तो 7वां स्थान आपको भारत का है, तो इससे पहले 6 देश और भी क्षेत्रफल के मामले में बड़े होंगे। तो सबसे पहला क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा विश्व में कोई देश है तो कौन सा है? रूस। यानी क्षेत्रफल के मामले में रूस क्या है? पहले नंबर पे विश्व में है। फिर दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है आपका कौन सा? तो 7वें नंबर पे आपका भारत है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, हो गया पहला क्षेत्रफल के मामले में, दूसरा कि भारत का कितना क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे जैसे कि हम कुछ जैसे ये टॉपिक करा रहे हैं तो इसके साथ साथ क्या है कि आपको जैसे कोई देश आ जाए या कोई भी आ जाए तो उसके बारे में सामान्य जानकारी भी रखना है। इससे क्या होगा कि आपको स्टैटिक जीके भी मजबूत होती रहेगी जीएस के साथ साथ। तो जैसे रूस आ गया तो रूस को याद रखना है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। इस तरीके से और भी आपको यहाँ पर सब याद रखना है कि अमेरिका की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी क्या है। इस तरीके के प्रश्नों को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा कि अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे याद रखिएगा चीन है, जो पड़ोसी देश है चाइना। चाइना का विश्व में देखिएगा कि चीन जो है पहले नंबर पे है। चीन जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे है, जबकि भारत को किस स्थान पे है जनसंख्या के मामले में? दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के कितने परसेंट है? यानी कि जितना विश्व का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का, उसका कितना परसेंट भारत का क्षेत्रफल है? तो 2.4342 ये लिखा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितने परसेंट है? 2.42 है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का। और जनसंख्या का देखेंगे तो जनसंख्या में जैसे भारत का स्थान दूसरा है, पहले नंबर पे चाइना है, तो यहाँ पर अगर विश्व की टोटल जनसंख्या देखें और भारत की जनसंख्या देखें तो भारत में जनसंख्या संपूर्ण विश्व के कितने परसेंट निवास करती है? तो 17.5% निवास करती है। 17.5% क्या है? भारत की तो कुल जनसंख्या संपूर्ण विश्व के जनसंख्या के सापेक्ष, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पर उत्तर से दक्षिण विस्तार के बारे में अगर बात करें तो ये आपका उत्तरी बिंदु है, ये आपका दक्षिणी बिंदु है। तो यहाँ पर दक्षिणी बिंदु देखिएगा और साथ में यहाँ पर आप इधर आप पश्चिमी बिंदु देखिएगा और इधर आप पूर्वी बिंदु देखिएगा। जो ये लाइन है आपकी कौन सी? ये उत्तर से दक्षिण इसको बोला जाता है और इसको आपको क्या बोला जाता है? पश्चिम से पूरब। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर आपसे कहा जाता है कि बताइए उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो लिखा हुआ 3214 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपका लद्दाख है और नीचे क्या है? कन्याकुमारी है। तो यहाँ यानी लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक के टोटल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पश्चिम में क्या है? गुजरात है और इधर यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश से
आपका यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कह सकते हो, या पश्चिम से पूरब की लंबाई देखोगे तो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट स्पष्ट हुआ कि नहीं, उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूरब से पश्चिम लंबाई। तो आगे देखिएगा, इसके आगे आप देखिएगा कि यहाँ पर ये देखिए आपके समक्ष जो है आपका भारत की स्थिति और विस्तार। तो यहाँ भारत की स्थिति और विस्तार में आप देखिएगा, तो भारत की स्थिति और विस्तार अगर आप देख रहे हैं तो आपसे कहेगा कि भारत का मुख्य भाग, भारत का मुख्य भाग, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, कहाँ 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, तथा आपका 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से लेकर के कहा 97 डिग्री 2 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है, जो हमने आपका ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई थी, हमने कहा था ग्लोब में आपकी ये कौन सी रेखाएं हैं, तो ये कौन सी रेखाएं हमने बताया था, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और आपकी ये कौन सी रेखाएं बताई थी, ये आपकी हमने बताया था कौन सी रेखाएं हैं, तो ये देशांतर रेखाएं हैं। और 0 डिग्री से जैसे ऊपर बढ़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके करते कहाँ तक, 90 तक पहुंचोगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक, 90 तक पहुंचोगे। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतीय विस्तार कितना है। तो ये देखिएगा, ये आपकी कौन सी रेखाएं हैं, ये वाली जो आप रेखाएं देख रहे हैं, ये आपकी कौन सी, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, तो ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। और आपकी जो आपकी ये वाली रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण वाली रेखाएं हैं, ये उत्तर से दक्षिण वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, आपके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में हमने आपको बताया था। तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतरी, जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं होती हैं। जबकि पूरब से पश्चिम से पूरब वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, उनको अक्षांशीय कहा जाता है, और उत्तर से दक्षिण वाली को क्या कहा जाता है, देशांतरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि भारत का अगर पूछे कि विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया कि हमने कहा कि ये आपकी कौन सी रेखाएं हैं, तो ये अक्षांशीय रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं। पश्चिम से पूरब वाली रेखा को क्या कहते हैं, आपकी अक्षांशीय रेखाएं। और ये कौन सी रेखाएं हैं, तो ये वाली आपकी देशांतरी रेखाएं। तो पूछ रहा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। हमने अक्षांश और देशांतर इसीलिए पहले पढ़ा दिया था ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए आपका जैसे हमने ये बनाया था आपका ग्लोब, तो इसमें आपको हमने बताया था कि ये वाली अक्षांश रेखाएं हैं और आपकी ये वाली कौन सी रेखाएं हैं, तो ये वाली आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो भारत की स्थिति पूछ रहा है, तो देखिएगा यहाँ 8 डिग्री 4, कहाँ 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक, ये क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है। जो लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 तक क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। यहाँ पर 8 लिखा हुआ, 8 डिग्री 4 यहाँ से आपका और यहाँ तक क्या, ये देखिए जो लाइन आखिरी जा रही है, यहाँ तक भारत का कौन सा अक्षांशीय विस्तार है। इसी तरीके से आप देशांतरी विस्तार देखेंगे तो ये जो देशांतर रेखा ये यहाँ गुजरात से होकर गुजरती है, इस जगह से गुजरात का सरक्रीक है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, तो ये भारत का कौन सा है, तो ये आपका देशांतरी विस्तार है। तो यहाँ पर देखेगा 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25, यानी कि ये आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं, क्योंकि जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते जहाँ तक आ जाएगा तो वहाँ से भारत का विस्तार होना प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे 37 डिग्री 2 पहुँचेंगे तो वहाँ पर भारत का विस्तार यानी वहाँ से भारत की सीमा का खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से देशांतरी वाले में जैसे पूरब की ओर हम जाएंगे तो जहाँ से 68 डिग्री 7 होगा वहाँ से भारत का विस्तार प्रारंभ होगा, और जहाँ से 97 डिग्री 25 आ जाएगा वहाँ से भारत का विस्तार कम खत्म हो जाएगा। तो यही है आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पुनः रिवाइज करके देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो आगे हम बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर अगला आप टॉपिक देखिएगा,
ये देखिएगा भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। तो यहां देखिएगा कि भारत में इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, क्या नाम हो गया है? प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, ठीक। प्रयागराज के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का क्या कहते हैं? मानक समय कहते हैं। ये देखिए, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये वाली रेखा आप देख रहे हैं, यही भारत की क्या है? यही भारत की मानक समय रेखा है। तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, जो लंदन के ग्रीनविच से कितने घंटे? 5.5 घंटे क्या है? आगे है। 5.5 घंटे क्या है? आगे है। और जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, ये आप ऐसे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका कौन सा, ये सीमा जो दिख रही है, ये किसकी है? ये आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा है। तो उत्तर प्रदेश के बाद देखेंगे कौन सा आ जाएगा? तो ये आपका ये मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे ये वाली सीमा किसकी है? तो ये आपकी छत्तीसगढ़ की है। तो ये देखिए लिखा हुआ छत्तीसगढ़। फिर आप इधर देखेंगे ये सीमा किसकी है? तो ये आपकी उड़ीसा की है। इस तरीके से ये वाली सीमा देखिएगा तो किसकी है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। इस तरीके से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यानी 5 राज्यों से होकर के आपकी कौन सी रेखा? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो ये आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपको स्टैटिक जीके इसी के साथ साथ याद करते चलना है, ताकि स्टैटिक जीके अलग से भी पढ़ाएंगे। स्टैटिक जीके की हम मैराथन क्लास लेंगे और आपको वहां पर बेहतर तरीके से बताना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी देखिएगा कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको याद रखना है। जैसे आपसे उत्तर प्रदेश आ गया तो पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? इस तरीके से हर स्टेट के बारे में सामान्य जानकारी रखना है। अब इसमें आपसे अगर पूछ दे कि कौन से राज्य की 3 राजधानियां हैं, तो आंध्र प्रदेश की हैं। अब वो 3 कौन कौन सी राजधानी हैं आपको आगे पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका स्टैटिक जीके भी मजबूत होगा। स्टैटिक जीके की भी हम आगे आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, तो केवल चैनल के साथ आप बने रहें। तो ये चीज समझ में है कि नहीं? और 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा को भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे की हम बात करते हैं। तो आगे देखिएगा, अब देखिए कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये कर्क रेखा लिखा हुआ है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये देखिएगा सबसे पहले कौन सा आता है राज्य? सबसे पहले आपका गुजरात आता है। कौन सा? ये देखिए गुजरात लिखा हुआ है। फिर आपका कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है। फिर आप देखिएगा मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है? फिर आप देखिएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड आता है। फिर आपका पश्चिम बंगाल आता है। फिर त्रिपुरा आता है और फिर आपका मिजोरम होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके देखिएगा कि जो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री है, जो हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहां पढ़ाई थी, तो वहां पर बताया था कि कर्क रेखा यानी कि आपकी जो आपका ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। नीचे 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? यहाँ पर इसको आपको क्या कहते हैं? मकर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? तो इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
8 राज्यों से होकर गुजरती, यानी लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी और नीचे वाले भाग को दक्षिणी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट इसका लेते रहें, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से एक बार इसको रिवाइज करके देखिए ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। ये बेसिक नॉलेज है, अगर बेसिक आपका मजबूत होगा तभी जाके आप अच्छे से बेहतर तरीके से आगे भी पढ़ पाएंगे। आगे देखिएगा, यहाँ देखने का प्रयास करिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का दूरस्थ बिंदु, यानी कि भारत के कितने 4 बिंदु। सबसे उत्तर में देखेंगे कौन सा है, तो इंदिरा काल है। कौन सा है, इंदिरा काल। कहाँ पर है इंदिरा काल, ये आपका कहाँ पड़ेगा, तो लद्दाख में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, लद्दाख में आपका इंदिरा काल। अगर पूछे भारत की सबसे उत्तरी बिंदु बताओ तो इंदिरा काल है, सबसे दक्षिणी बिंदु बताओ तो इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। ये क्या है आपका, अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार में है। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि बताइए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताओ, पश्चिमी बिंदु कौन सा, यहीं से बताया था कि आपकी यहाँ से आपकी रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा। कहाँ से, ये आपका क्या है, ये गुजरात है। कौन, क्या है आपका, गुजरात है। क्या है, गुजरात है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सरक्रीक है। सरक्रीक कहाँ, गुजरात में है। अब सबसे पूर्वी बिंदु देखिएगा, ये आपका कौन सा एरिया है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, किबुतु। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा, अरुणाचल प्रदेश लिख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, बात समझ में है कि नहीं, चारों पॉइंट कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी बिंदु और आपका पश्चिमी। ठीक, तो ये अगर पूर्वी तो अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि यहीं तो हमने बताया था कि देशांतर रेखा, और यहाँ से बताया था कि आपकी अक्षांश रेखा, और यहाँ से क्या बताया था, ये तो मुख्य भूमि थी, और ये आपका क्या है, जलीय सीमा है। तो यहाँ पर 6 डिग्री 4 से यहाँ की भारत की स्थिति स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए चारों बिंदु, कौन से, आपके चारों पॉइंट हो गए कि भारत की सीमा कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो चारों पॉइंट भारत के याद रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो जलीय और स्थलीय सीमा का जो कल हम आपको बारे में बताएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो को देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।